वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आ जाओ सब जल्दी जल्दी, लाइक ठोको, अटेंडेंस लगाओ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला आ जाओ, जैसे कल वादा किया था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ है सब प्यारे प्यारे बच्चे? जल्दी जल्दी बुलाओ, अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जहां जहां शेयर कर सकते हो कर दो, और बोलो कि आ गए हैं तेजस सर, लेक्चर हमें करना है स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। चलो आ जाओ जल्दी। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हाय, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस, अटेंडेंस लगाओ फटाफट, अटेंडेंस ठोको, लाइक ठोको, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अरे काहे का नाश्ता इतनी जल्दी बेटे? चलो 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 चलो। सोहन नहीं बेटे, ये देखो ये देखो, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ। नोटिफिकेशन नहीं बजा तो फिर आपने शायद वो सब्सक्राइब नहीं किया होगा बेटे, सब्सक्राइब नहीं किया होगा। किशन कांत शर्मा जी, यस मैं सीए हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट मॉर्निंग। चलो आ जाओ, लेट अस बिगिन विथ चाय पे चर्चा ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट सब लोग एक थम्स अप डालेंगे, थम्स अप डालेंगे अगर आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, आज सब कुछ क्लियर है तो सब फटाफट 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 थम्स अप डालेंगे जल्दी जल्दी। फिर अच्छा, शेड्यूल चेंज कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे थम्स अप्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया। लाइक्स नहीं आए हैं, कमेंट बॉक्स में थम्स अप आया बट वो लाइक बटन पे दबा दो ना एक बार, क्या कहते हो? लाइक बटन पे भी एक ठोक दो जल्दी जल्दी। सब हो जाएगा बेटे, अरुण कुमार चिंता मत करो, 2912 बी। चलो बढ़िया, लाइक ठोक दिए सबने, लाइक ठोका है सबने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गए हैं सारे मैक्सिमम। लाइक ठोको जल्दी जल्दी, लाइक ठोको, लाइक। ऐसा इक्विलिब्रियम मेंटेन होना मांगता है, मजा आएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो मजा आएगा। यस, लेट अस स्टार्ट, देन लेट अस स्टार्ट। ओके, तो बेटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच होने के कारण, कल आपने मेरा छोटा सा वीडियो देखा भी होगा, एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया 1-2 मिनट का, जिसमें मैंने आपको बताया कि थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस होने की वजह से कल का जो लेक्चर है वो फिर से रिपीट मोड में चलाएंगे, बट और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से चलाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे कल नहीं ज्वाइन हो पाए, लिंक आ रही थी नहीं आ रही थी, कुछ तो दिक्कतें आ रही थी, टेक्निकल ग्लिचेस है, भगवान 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 टेक्निकल ग्लिचेस। अब जबकि सब कुछ सही है, कैमरा भी परफेक्ट है, लाइटिंग भी मुझे ज़बरदस्त लग रही है, आवाज़ भी बड़ी क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। यस, नाउ
यस। नहीं कृष्णकांत शर्मा जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब बातें करने के लिए हमारे पास जूम मीटिंग है बेटे, उसमें मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अब हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम उस पर आ जाते हैं पहले। ठीक है, क्लियर? यस, नाउ अंडरस्टैंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर कितने मार्क्स के लिए आएगा सर? मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम सर, मैक्सिमम 10 मार्क्स। मिनिमम हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स। कम से कम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क के लिए आएगा सर। सर कितनी कितनी परसेंटेज गारंटी है कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा? 99.9% गारंटी है कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। मान के चलो ऑलमोस्ट 100% गारंटी है। आप जितने चाहे उतने पेपर उठाकर देख लो, जितने चाहे उतने पेपर उठाकर देख लो, जो अपने चिल्लर बेसिक चैप्टर्स है ना, जैसे रेक्टिफिकेशन हुआ आपका, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे जितने उठा लो। जब से फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तब से उठाकर देख लो, रिवाइज सिलेबस आने से पहले से देख लो आप, है ये चैप्टर है ही। कितने मार्क्स का? 5 से 10 मार्क्स का ये चैप्टर है बेटा। क्लियर है यहां तक सबको? यस। नाउ 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 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो चलो सबसे पहले, जैसे हम हमेशा करते हैं, पुराने मेरे बच्चों को मेरी आदत पता है भाई सर, जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डिस्कस करते हैं। सर चैप्टर का नाम तो समझो, फिर बाद में चैप्टर देखेंगे ना, बराबर है ना? पिक्चर जाने से पहले पिक्चर का जो ट्रेलर है वो तो देखते ही है ना, रिव्यू करने के लिए कि कितना मजा आएगा मूवी देखने में, देखना भी है या नहीं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है देखना है या नहीं, देखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यस। निशु साहू, चिंता मत करो, करा दिया है तब भी फिर से करवाऊंगा आपके लिए, चिंता वाली बात है क्या? नहीं, आपके लिए कर दूंगा यार फिर से, तुमच्यासाठी काय पण। चलो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर। ओके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है चैप्टर का नाम। सर सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक की। चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नाम में क्या चीज आती है सर? बैंक आता है सर। क्या आता है सर? बैंक आता है। तो लेट अस इन फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस टर्म बैंक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिकंसिलिएशन के साथ और स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, ओके, लेट अस बिगिन। अब भाई अरे वो 5 लाइक्स कम है थोड़ा सेंचुरी होने के लिए, तो देखो अगर सेंचुरी हो जाए तो बढ़िया मजा आ जाएगा। अगर किसी ने लाइक ठोक दिया ना 5, मजा आ जाएगा। आ जाओ। सर हम बात कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना सर? ओके ओके, नाउ फर्स्ट चैप्टर का नाम फिर से लिख दो यहाँ पर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बराबर है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर हम बैंक की बात करें तो बेटे बैंक का मतलब क्या है यहाँ पर? इस चैप्टर में बैंक का मतलब क्या है? इस चैप्टर में बैंक का मतलब, इस चैप्टर में बैंक का मतलब आता है हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट की। किसकी? बैंक अकाउंट की। तो बेटे देखो बेसिकली बैंक अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक है सेविंग्स बैंक अकाउंट और दूसरा है करंट बैंक अकाउंट। एक सेविंग्स अकाउंट और एक करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली सेविंग्स अकाउंट इज फॉर सैलरीड पीपल, करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेसमैन।
बराबर है सर। क्यों ये फर्क है क्या सर? हाँ थोड़ा सा फर्क है बेटे। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, देखो सैलरीड पर्सन है, एक बार पैसा आएगा, 4-5 बार में पूरा पैसा विड्रॉ हो जाएगा, क्यों तुरंत ही पैसा आता है, तुरंत पैसा आते साथ इसका पेमेंट, उसका पेमेंट, इसका लाइट बिल, ये बिल, वो बिल, टीवी का बिल, ट्यूशन का फीस, कॉलेज का फीस, ये वो फीस भरने में खत्म हो जाती है। पहले 10 तारीख के अंदर अंदर ही सैलरी खत्म, बराबर है। तो ये है सेविंग्स वालों का किस्सा सैलरीड वालों के साथ। बट करंट अकाउंट का जो बात अगर मैं कर रहा हूं आपके साथ, तो करंट अकाउंट में देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेनली कंसर्न विद दिस पार्ट। ऐसा नहीं है कि सेविंग अकाउंट में हम यूज नहीं कर सकते ये कॉन्सेप्ट, बट उधर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेरी लिमिटेड, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेरी लिमिटेड। बट यहां पर करंट अकाउंट की बात कर रहे हो तो दिन भर में बिजनेसमैन को इतना पैसा आता है, इतना पैसा जाता है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। बार बार चेक डिपॉजिट हो रहा है, बार बार चेक विड्रॉ हो रहा है, बार बार कैश डिपॉजिट हो रहा है, बार बार विड्रॉ हो रहा है, किसी के नाम पे हम बार बार चेक इशू कर रहे हैं, किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी से पैसा ट्रांसफर आ रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ह्यूज है करंट अकाउंट में, बराबर है। तो ये करंट अकाउंट कौन यूज करता है? बिजनेसमैन यूज करेंगे। कौन यूज करते हैं? जनरली बिजनेसमैन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सर बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के बारे में आपने बता दिया, दो प्रकार के अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट सैलरी के लिए, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। बट सेविंग्स अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं, वॉल्यूम बड़ा कम है, ठीक है सर। सर अगला शब्द है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। रिकंसिलिएशन इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं, ध्यान से सुनिए। अब रिकंसिलिएशन का मतलब क्या? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस। अकाउंटिंग शब्द है ही नहीं है, ये एक नॉर्मल सा इंग्लिश वर्ड है। रिकंसिलिएशन, टू रिकंसाइल, टू रिकंसाइल मतलब टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस। टू आइडेंटिफाई व्हाट? टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस। दोनों के, किसी दो वेरिएबल के बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना, दो वेरिएबल के बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना। अब दो वेरिएबल के बीच में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन। सो आई विल राइट ओवर हियर इज टू आइडेंटिफाई द differences between two variables, between two variables, to identify the differences between two variables। अच्छा, दो वेरिएबल के बीच के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है सर, ठीक है, बढ़िया। ये हुआ रिकंसिलिएशन। क्या हुआ ये? रिकंसिलिएशन। सर किसके बीच के डिफरेंस निकालना है सर? बताता हूं। अगला पार्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, सब कुछ अकाउंट है, फॉर्मेट है जर्नल लेजर फॉर्मेट। अगर हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं अकाउंट लिखा हुआ है, बट इस चैप्टर के नाम में कहीं पर अकाउंट नहीं लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है? स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट लिखा है मतलब क्या? ध्यान से सुनेंगे अभी सब लोग। स्टेटमेंट मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। दिस इज यानी के दिस यानी के BRS does not form part of books of accounts, does not form part of books of account। बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इट इज एन एनेक्शर टू फाइनल अकाउंट्स। ये एक एनेक्शर है, एडिशनल डॉक्यूमेंट है टू फाइनल अकाउंट्स। ये कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अकाउंट नहीं है, इसका कोई अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं आता है, इसमें कोई चीज डेबिट या क्रेडिट नहीं की जाती, कोई भी चीज डेबिट क्रेडिट नहीं की जाती इसमें। ये लिखा सबने? बोलो यहां तक सब मेरे साथ है क्या? धड़ 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 थम्स अप की बरसात कर दो कमेंट सेक्शन में। जल्दी, कम ऑन फास्ट। फॉर्म है बेटा, फ्रॉम नहीं, फॉर्म। फॉर्म डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, फ्रॉम पार्ट नहीं, फॉर्म, FORM, फॉर्म।
इट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, मतलब इन शॉर्ट मैं बोलना चाहता हूँ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज नॉट अ बुक अकाउंट्स का पार्ट नहीं है बेटे ये। अरे फ्रॉम नहीं रे, फॉर्म है वो, फॉर्म। एनेक्शर, एनेक्शर इज एडिशनल डॉक्यूमेंट और अटैचमेंट। अटैचमेंट देखो, कभी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं अगर हम, तो मेन अपना जो मेन लेटर पे डॉक्यूमेंट होता है उसको अटैच एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं एनेक्शर। उसको क्या बोलते हैं? एनेक्शर। अरे इसका कोई फॉर्मेट है नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट नहीं है बेटे। जतिन जी, जतिन भैया, ऐसा नहीं है कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका भी फॉर्मेट है। इसके दो अलग अलग फॉर्मेट है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, इसका मतलब इसका कोई अकाउंटिंग में इफेक्ट नहीं आता, अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये एक एडिशनल स्टेटमेंट है जो कुछ चीज बताने के लिए बनाई गई है, दी गई है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे जो आपका, अगर मान लो कोई आप कोई एग्जाम फॉर्म भर रहे हो या कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मेन फॉर्म एक होता है जिसमें आप एडमिशन लेते हो, तो उसके अंदर आपने आपका डेट मेंशन कर दिया 31 दिसंबर 1991। अब ये जो डेट आपने मेन फॉर्म में या मेन डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया है, उसको एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप क्या प्रोवाइड करते हो? आपका क्या करते हो? बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हो। समझ में आया? तो दिस इज एन एनेक्शर, दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट बट इट इज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट। नहीं समझा? जतिन जी समझा? नहीं समझा? उसका फॉर्मेट के साथ कोई संबंध नहीं बेटे, फॉर्मेट नहीं है या फॉर्मेट है, उसका कोई संबंध नहीं है। साइड से धुले कपड़े की तरह क्लियर हुआ। इतना भी क्लियर मत करो कि सब गायब ही हो जाए। हैं? रियल लाइफ में बीआरएस यूज होती है ना बेटे, हर जगह यूज होती है, हर जगह यूज होती है, हर ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। समझ में आया सबको? आ जाओ। तो मैंने क्या कहा? बैंक रिकंसिलिएशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट इज एन एनेक्शर टू फाइनल अकाउंट। इट इज एन एनेक्शर टू फाइनल अकाउंट। ठीक है सर, ओके, बढ़िया। अगला पार्ट, सर आपने बताया कि बैंक, बैंक का मतलब होता है सेविंग और करंट अकाउंट। फिर आपने बताया रिकंसिलिएशन टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस एंड स्टेटमेंट का मतलब डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एक अलग से स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है सर, एक बात हमको बताइए, ये जो डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है सर? डिफरेंस कहाँ आ रहा है सर? डिफरेंस किस, कौन से दो वेरिएबल है ऐसे जिसके बीच में डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, सर हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते ही क्यों हैं? व्हाई बीआरएस? व्हाई बीआरएस? बीआरएस इज प्रिपेयर्ड, आंसर देखो, टू reconcile the difference between, to reconcile the difference between bank column of cash book and bank book also known as passbook, also known as passbook। to match the balance of CBI and PB। निशु सर नहीं आया समझ में, क्या नहीं समझ में आया बेटे? आई हैव अ डाउट को भी कुछ समझ में नहीं आया।
अरे कैसे मजाक करते हो, बीआरएस बहुत हार्ड लगा था। अब तुम देखो मेरे साथ, बीआरएस यू इजीली हो जाएगा, यू ऐसे इजीली हो जाएगा। क्लियर यहां तक? पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ध्यान से सुनेंगे अब यहां पर। सर दो अलग अलग बुक्स है यहां पर, दो अलग अलग बुक है सर, एक है कैश बुक और दूसरा है पासबुक। एक है कैश बुक और दूसरा है पासबुक। कैश बुक, कैश बुक ये किसके बुक्स है? ये कैश बुक किसके बुक्स है? ये कैश बुक, देखो एक बात तो चलो, इस कैश बुक पासबुक से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक है बैंक का कस्टमर है, ये एक बैंक का कस्टमर है, ठीक है। ये क्या है? ICICI बैंक, ठीक है, बैंक। अब ये जो कस्टमर है हमारे मिस्टर एक्स, हमारे परम मित्र मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स जो है, इनका इस बैंक में एक करंट अकाउंट है। क्या है? करंट अकाउंट है। तो जो मिस्टर एक्स है हमारे, ही इज कॉल्ड एज द अकाउंट होल्डर, is called as the account holder, and this bank is called as banker, is called as banker, ठीक है। अकाउंट होल्डर जो है ये मेंटेन करता है, मेंटेन्स कैश बुक, मतलब बैंक से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं, आपको याद है सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको कैश बुक पढ़ाया था, 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों आता था। तो जो हमारे अकाउंट होल्डर है, जो बैंक के जितने प्रकार के जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो किस में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मेंटेन्स व्हाट? कैश बुक। एंड बैंकर मेंटेन्स व्हाट? पासबुक। सर क्या मजाक कर रहे हैं, पासबुक तो हमारी जेब में पड़ा है। देखो सर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये जेब में पड़ा है, मेंटेन पासबुक, मेंटेन्स कैश बुक एंड मेंटेन्स पासबुक, मेंटेन्स कैश बुक एंड मेंटेन्स पासबुक। ध्यान से सुनो। अब मेंटेन्स कैश बुक एंड मेंटेन्स पासबुक की बात करें तो अकाउंट होल्डर जो है वो कैश बुक मेंटेन करता है और बैंकर जो पासबुक मेंटेन करता है। कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड पासबुक, ये दोनों चीजें मेंटेन करता है, बराबर है। अब ध्यान से सुनेंगे, हम किस में एंट्रीज कर रहे हैं सर? कैश बुक में। बैंक किस में एंट्रीज कर रही है सर? पासबुक में। सर पासबुक तो हमारे पास है। अरे हाँ बेटे, पासबुक अपने पास है, बट क्या आप उसमें एंट्री कर सकते हो क्या? सर नहीं, हम उसमें एंट्री नहीं कर सकते। आपको वो जो पासबुक है वो बैंक में लेकर जाना पड़ता है। बैंक में जाएंगे, बैंक वाले को देंगे, बैंक वाला उसको एक मशीन में डालेगा, ऐसे गड़ 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 ऐसा आएगा। क्या क्या हुआ सर? अरे वो प्रिंट हुआ ना, पासबुक में प्रिंट हुआ ना, जो भी बैलेंसेस थे, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस थे, जो लास्ट ट्रांजैक्शन आपने अपडेट किया था तब से लेके अब तक के जितने ट्रांजैक्शंस हुए थे वो सारे बुक में आपको पासबुक में दिखेंगे। धर 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 धर, बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब पासबुक में एंट्रीज कौन कर रहा है? बोलो ध्यान से, मुझे फटाफट बोलो, पासबुक में एंट्री कौन कर रहा है? जल्दी बोलो, पासबुक में एंट्री कौन कर रहा है? बराबर है। तुम गए नहीं फिर बैंक में, तुम गए नहीं हो, तुम हंसते हो गर, मतलब तुम बैंक में कभी गए नहीं हो मशीन देखने के लिए। कैशियर के बाद जब तुम वो मशीन देते हो तुमने देखा नहीं है, इसका मतलब। यस वेरी गुड, पासबुक में एंट्री करते हैं बैंकर या बैंक, बैंकर या बैंक। अच्छा, पासबुक में अगर बैंकर एंट्री करता है तो कैश बुक में एंट्रीज कौन करता है? कैश बुक में एंट्रीज कौन रिकॉर्ड करता है? कैश बुक में एंट्रीज कौन रिकॉर्ड करता है? जल्दी बताओ, कैश बुक में कौन एंट्रीज रिकॉर्ड करता है? अरे बोलो ना, डोकलो। कैश बुक में एंट्री, कैश बुक में, कैश बुक में हम यानी कि अकाउंट होल्डर, हम यानी कि अकाउंट होल्डर, हम यानी कि अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर, वी हम, वी अस, अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर, वी अस हम। अकाउंटेंट नहीं, अकाउंट, हाँ अकाउंटेंट मान लो, चलो हम अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंक में, कैश बुक में, कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हमने अकाउंटेंट अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तुम खुश रहो। सीए अकाउंटेंट नहीं,
मिश्रा जी, हमारा काम अकाउंटिंग करना नहीं है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, हम अकाउंटेंट्स नहीं है। समझो फर्क, समझो बेटे, हम अकाउंटेंट्स नहीं है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये हमारा काम ही नहीं है। चलो यहां तक क्लियर है सबको सर? तो अब ध्यान से सुनेंगे। तो सर यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक में, बैंक रिकॉर्ड कर रही है पासबुक में, तो फिर ये दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है सर? सर आप गए, आपने 50,000 रुपये लिए, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। सर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया 50,000, हाँ रिकॉर्ड कर लिया। पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया बैंक ने, हाँ रिकॉर्ड कर लिया। तो सर यहाँ पे 50,000 दिख रहा है, यहाँ पे 50,000 दिख रहा है, तो डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस क्या है सर? क्यों चूना लगा रहे हो आप फालतू में? हैं काहे का चूना लगा रहा हो? डिफरेंस बोल रहे हो आप, डिफरेंस है डिफरेंस है डिफरेंस, कहाँ डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है सर। अरे है, संयम रखो, आएगा डिफरेंस। ओके, तो वाई बी आर एस इतना तो समझ में आएगा, टू रिकंसाइल दी बुक्स, विच बुक्स? कैश बुक का बैंक कॉलम एंड पासबुक। जब भी मैं, बेटे ध्यान से समझना, पूरे चैप्टर में जब भी मैं कैश बुक की जिक्र करूं, जब भी मैं कैश बुक का जिक्र करूं, तो समझ जाना मैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। किसकी बात कर रहा हूं? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इतनी बार बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं कैश बुक की बात करूँ तो क्या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की ही बात कर रहा हूँ, कैश अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। कैश अकाउंट की और बैंक अकाउंट का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। समझ में आया? तो सर यहाँ पर इसका मतलब आपका कहना है कि सर यहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं? हाँ सर, हाँ बेटे डिफरेंसेस आते हैं। तो सर काहे? हमारे हिसाब से तो डिफरेंस आना नहीं चाहिए। सर आपको क्यों लगता है कि डिफरेंसेस आएंगे? आपको काहे लगता है कि डिफरेंसेस आएंगे? सुनो भैया, डिफरेंसेस के ना दो कारण हैं। कौन से दो कारण? एक है टाइपिंग डिफरेंस, दूसरा है एरर एंड ओमिशन। टाइमिंग डिफरेंस, errors and omissions। टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है सर? टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस मींस डेट ऑफ recording the transactions in cash book and passbook are different, are different। कैसे डिफरेंट सर? बताता हूं, रुको। कैश बुक में कब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। पासबुक में कब रिकॉर्ड होता है सर? ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल डेबिट और क्रेडिट इन बैंक। आइला, ऐसा कैसे सर? दो अलग अलग डेट क्यों आ रहा है सर? बताता हूं, बताता हूं, बताता हूं। संयम, कल के लेक्चर में बताया था क्लियरिंग प्रोसेस, अब फिर से बता रहा हूं क्लियरिंग प्रोसेस। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। क्लियरिंग प्रोसेस में होता क्या है? अभी मान के चलो हमारे मिस्टर, जो हमारे मित्र थे मिस्टर एक्स, उनके एक फ्रेंड थे मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर वाई का जो अकाउंट है, उनका अकाउंट उनके एक्सिस बैंक में है, और मिस्टर एक्स का अकाउंट उनके आईसीआईसीआई बैंक में है। किधर है? मिस्टर एक्स का अकाउंट कहां पर है? आईसीआईसीआई बैंक में। मिस्टर वाई का अकाउंट कहां पर है? एक्सिस बैंक में। तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को मान लो चेक दे दिया 10,000 का। क्या दे दिया? 10,000 का। कितने का चेक दिया? 10,000 का चेक दिया। अजी अजी वापरेला है वो, वापरेला है वो। हाँ, पापरा हुआ है, खराब है, फेंक देना।
एक्सिस बैंक। तो जब मिस्टर वाई है वो मिस्टर एक्स को चेक देंगे, क्या देंगे? चेक देंगे। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को चेक देंगे। कितने का दिया सर? जितने का भी दिया, अपने क्या करने का। अब मिस्टर वाई जो है वो चेक देंगे, तो वो कौन सी बैंक का देंगे? एक्सिस बैंक का चेक देंगे। चेक के ऊपर लिखा होगा एक्सिस बैंक। वो चेक जब वो मिस्टर एक्स को देंगे तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे? उस चेक को जाकर डिपॉजिट कर देंगे अपने बैंक में। कहां डिपॉजिट करेंगे? अपने बैंक में। अपने बैंक में जब वो डिपॉजिट करेंगे तो कहां डिपॉजिट किया उन्होंने? आईसीआईसीआई बैंक में। अब वो आईसीआईसीआई बैंक उस चेक को भेजेगी कहां पर? क्लियरिंग हाउस। कहां भेजेगी? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस बेसिकली सेटअप बाय आरबीआई। आरबीआई ने क्लियरिंग हाउस सेटअप किया रहता है, जहां पर हमारे सारे मतलब आईसीआईसीआई बैंक में जितने भी चेक्स डिपॉजिट होंगे वो सारे के सारे चेक्स को कहां भेज देगी? क्लियरिंग हाउस के पास। फिर क्लियरिंग हाउस क्या करेगी? जितने भी चेक्स आए हैं, ठीक है बाबा, ये एक्सिस बैंक के चेक्स, ये एसबीआई बैंक के चेक्स, ये पंजाब नेशनल बैंक के चेक्स, ये और कोई अलग बैंक एचडीएफसी के चेक्स, ये जितने भी चेक्स आएंगे ये सारे के सारे चेक्स अब बैंक क्या करेगी? वो क्लियरिंग हाउस जो बैंक का वो चेक है, जो ब्रांच का वो चेक है, उसको इंफॉर्मेशन भेजेगी, उसको वो चेक भेजेगी कि भाई साहब देखो ये चेक को वेरीफाई करना, जरा बताना हमको कि इसमें अकाउंट है, सब कुछ सही है क्या। तो जब यहां पर अब जो मिस्टर वाई ने जो दिया हुआ चेक था वो घूमकर कहां पर आ गया? वो फिर से एक्सिस बैंक में आ गया। एक्सिस बैंक में आने के बाद अब एक्सिस बैंक में जो एडमिन हेड जो बैठा रहता है, जो भी एडमिन बंदा है जिसको उस काम के लिए बिठाया गया है, वो क्या करने वाला है? वो क्या करेगा? अब ध्यान से सुनो। वो आपके चेक को वेरीफाई करेगा कि उस पर नाम सही लिखा है क्या? ओके, नाम सही लिखा है। डेट सही है क्या? ओके, डेट भी सही है। सिग्नेचर सही है क्या? यस, परफेक्ट। अकाउंट नंबर है क्या? हाँ। इस अकाउंट में बैलेंस है क्या? हाँ, बैलेंस है। कितना मांग रहा है? 10,000 मांग रहा है। बैलेंस अकाउंट में है क्या? हाँ है, 20,000 है, तो पेमेंट कर सकते हैं। उसने पूरा वेरीफाई कर दिया। अब वो क्या करेगा? आपके बैंक अकाउंट से पैसा काटेगा। काटने के बाद उसको ट्रांसफर कर देगा क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस उसको फिर से ट्रांसफर कर देगा आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक को आपके अकाउंट में जमा करवाएगी। मतलब मिस्टर एक्स के अकाउंट में जमा करवा देगी। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लियरिंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग आपने बहुत बार सुना होगा कि वैसे 12 बजे के पहले आप एक काम करो, 12 बजे के पहले आप चेक डिपॉजिट कर दो, आपका 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, 3 दिन नहीं जाएगा। क्या होता है ध्यान से समझो। बेसिकली क्लियरिंग प्रोसेस टेक्स T+2 डेज, यानी कि ट्रांजैक्शन प्लस 2, ट्रांजैक्शन डेट प्लस 2 डेज, यानी कि टोटल 3 दिन लगते हैं। 7 दिन पहले लगते थे, इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ज्यादा जरूरत थी। समझ में आ रहा है सबको? तो क्लियरिंग प्रोसेस कितना समय लगता था? 3 दिन। 12 बजे के पहले डिपॉजिट कर दो तो 2 दिन में हो जाता है। 12 बजे के बाद डिपॉजिट। सर ऐसा क्यों होता है? सर देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जब हम लोग बैंक ऑडिट पे थे, हम बैंक ऑडिट जाते थे, इंटरनल ऑडिटर थे हम लोग, तो बैंक ऑडिट में क्या होता था? चलो ठीक है, कोई नहीं, अलग चर्चा चल रही है तुम्हारी, अच्छी बात है। जो पढ़ना चाहता है वो यहां पर ध्यान दो। हाँ, तो अभी देखो ध्यान से सुनो। अब बात यह है कि 12 बजे के आसपास क्या होता था? जो क्लियरिंग हाउसेस थे 11 बजे 11:30 बजे खुलते थे। तो होता यूँ था कि जो हमारा जिस बैंक में मैं एज एन इंटरनल ऑडिटर हम लोग थे, उस बैंक में जो एक बंदा था, जो स्टाफ था वहाँ का, क्लर्क था, वो क्या करता था? जितने भी चेक्स आए थे उन चेक्स को वो लोग एक बंडल बांधते, वो बंडल बांध कर उसके ऊपर डेट लिखते थे, और वो चेक्स और डीडीज वगैरह जितना होता था वो बंडल लेकर जाता था। वो कितने बजे जाता था सर? वो 12 बजे के आसपास जाता था। तो 12 बजे के पहले जितने चेक्स आए हुए थे वो चेक्स सारे बंडल बनाकर वो लेकर जाते थे क्लियरिंग हाउस के लिए। फिर 12 बजे मतलब उस दिन गया तो उस दिन क्लियर होगा। मतलब आपने 12 बजे, अगर 12 बजे के बाद अगर आपने चेक दे दिया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो चेक नेक्स्ट डे जाता था। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलते थे 12 बजे के पहले डिपॉजिट कर लो। सिंपल, और कुछ नहीं स्टोरी इसके पीछे। क्लियर यहां तक सबको? हाँ हाँ, तो ये फोन पे, पेटीएम, जीपे वगैरह तो अभी आया ना बेटे, पहले थोड़ी ना था, ये तो अभी आया है। इसीलिए ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? क्लियरिंग प्रोसेस। तो क्लियरिंग प्रोसेस में समय लग जाता था, तो इसीलिए कैश बुक में डेट अलग आती थी और पासबुक में डेट अलग आती थी। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अब एरर्स एंड ओमिशंस की अगर मैं बात करूं, एरर्स एंड ओमिशंस की अगर मैं बात करूं, हाँ तो वही तो बोल रहा हूं ना बेटे, आई हैव अ डाउट। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, कैश बुक में तो उसी दिन रिकॉर्ड होगा जिस दिन आपने चेक दिया है, बट बैंक में कब रिकॉर्ड होगा? जिस दिन एक्चुअली आपके बैंक से पैसा कटेगा, जो 3 दिन बाद कटने वाला है। समझ में आ रहा है? एरर्स एंड ओमिशंस की बात करें तो एरर्स एंड ओमिशंस देखो 2 प्रकार के होते हैं। बाय अकाउंट होल्डर, हमसे भी गलती हो सकती है, हमारे अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, और दूसरा
बाय बैंकर, अकाउंट होल्डर और बैंकर, अकाउंट होल्डर और बैंकर, ये दो प्रकार की गलतियां हैं। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो डिफरेंसेस क्यों आते हैं? इतना समझ में आ गया सर? इतना समझ में आ गया? हो सकता है ना कि हमने चेक दिया 10,000 का बट रिकॉर्ड करते समय 1,000 लिख दिया तो हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, बराबर है। या तो मान लो फॉर एग्जांपल हमें चेक आया है 50,000 का, हमने गलती से 5,000 लिख दिया या 5 लाख लिख दिया। कितनी बार होता है ऐसे ट्रांजैक्शंस? ये हुए एरर्स। ओमिशंस भी होते हैं। ओमिशन कैसे होते हैं सर? ओमिशन देखो कैसे होता है। आपने बैंक से कहा है कि भाई साहब बैंक हमारा जो है ना हर महीने की 5 तारीख को इंश्योरेंस प्रीमियम कट जाना चाहिए। ठीक है, कट जाएगा। तो बट आपने बोल के रखा हुआ है, बट वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, वो पैसा कट गया। कटने के बाद आपको तो ध्यान ही नहीं, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। बट जब आप बैंक का स्टेटमेंट लेकर आते हो, बैंक का स्टेटमेंट लेकर आने के बाद उसमें जब एंट्री देखते हो, ओ बैंक में ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुई वो एंट्री है बट हमारे कैश बुक में नहीं है, तो ये क्या है? यही तो ओमिशन है। समझ में आया बेटे? या तो आपने कहीं पे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर करके वो कंपनी ने डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। आपके बैंक अकाउंट में जमा करवाने के बाद आपने तो देखी नहीं थी एंट्री। जब आपके हाथ में बैंक स्टेटमेंट आया, बैंक स्टेटमेंट में आपने देखा। अभी तो आप बोलेंगे सर बैंक स्टेटमेंट तो अभी हाथों में है। हाँ बेटे, अभी इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है ना, पहले थोड़ी ना इतना एडवांस था। होता क्या था, ध्यान से सुनो। पहले के सिस्टम में कैशियर जो था या जो अकाउंटेंट था वो अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेता था जो जो उसको पता है। बट महीने के आखिर में या 15 दिन में या 20 दिन में एक बार वो बैंक जाता था, बैंक जाकर वो स्टेटमेंट लेकर आता था। बैंक जाकर स्टेटमेंट जब वो लेकर आता था तो वो बैंक स्टेटमेंट को अपने कैश बुक के साथ कंपेयर करता था। अच्छा ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री मिसिंग है यार, ये क्या है? बैंक चार्जेस कट गए। ओह हमें तो पता ही नहीं था, अब हम रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो ये बीआरएस का सिस्टम पहले था। अब तो क्या है भाई साहब, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपका पासवर्ड डालो, बैंक आ गया। उसके अलावा पेमेंट और सेटलमेंट जो है अभी तो ऐसे विद इन मिनट्स हो जाते हैं, विद इन मिनट ऐसे ऊपर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, आरटीजीएस एनईएफटी कर देते हैं, आधे घंटे में 1 घंटे में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बट पहले की बात चल रही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पहले के जमाने में आता था। अभी भी आता है क्या सर? अभी भी आता है, क्योंकि बहुत लोग आज भी ऑनलाइन पेमेंट में नहीं, बहुत लोग आज भी चेक से काम कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो चेक से पेमेंट रिसीव करना, चेक से पेमेंट देना, अब इसमें क्या सिस्टम होता है ना, ध्यान से समझो बेटा। आज मैं चेक आपको इशू कर रहा हूं बट वो पैसा आज के आज नहीं कटेगा। आप उसको आज जाकर आज, अब पता नहीं ना, आप जाकर आज ही डिपॉजिट करोगे नहीं करोगे बैंक में, हो सकता है। मान लो आज के दिन मैंने दिया आपको, चेक दे दिया फ्राइडे के दिन, अब क्या है, ये सेकंड सैटरडे है, सैटरडे छुट्टी, संडे फिर बैंक की छुट्टी, मंडे फिर पता नहीं कुछ तो पब्लिक हॉलीडे आ गया, आप ट्यूसडे को जमा करवाएंगे। मतलब मेरे अकाउंट, मेरे कैश बुक में एंट्री कब आई? फ्राइडे के दिन। आपने चेक डिपॉजिट कब किया? ट्यूसडे के दिन। मतलब वो बैंक में से पैसा कटेगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन। मतलब मैंने चेक दिया आपको इस फ्राइडे, पैसा कटेगा अगले थर्सडे को। तो देखो कितना लंबा गैप हो गया यहाँ पर, इतना लंबा गैप हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसी की वजह से तो दिक्कत आ रही है। यही तो डिफरेंस आ रहा है ना बेटे, यही तो डिफरेंस आ रहा है। बोलो हाँ या ना? यही तो डिफरेंस आ रहा है सर। हाँ सर, यही डिफरेंस आ रहा है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? वो बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। थम्स अप डालो यार फटाफट, थम्स अप डालो, थम्स अप डालो, धर 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 धर, थम्स अप की बारिश, थम्स अप की बारिश करवा दो, थम्स अप की बारिश। वाह 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 वाह, भरी बारिश, भरी बारिश। वाह वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, मजा आ गया।
वो डिपेंड करता है बेटे। क्लियरिंग हाउस का सिस्टम पहले अलग अलग बहुत सारे ब्रांचेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग जगहों पर। अब ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से ये ईजी हो चुका है। अब इतना झंझट नहीं रहा पहले जैसा क्लियरिंग। पहले बहुत समय लगता था, ब्रांचेस भी कम थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब नहीं, अब क्या है ना, ऑप्शन क्या आया है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा हमारा ज्ञान बांटने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान, नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज। तेजस सर से पढ़ रहे तो एक्स्ट्रा नॉलेज बनता है भाई। हाँ, ये भी बात सही है सर। अब देखो, अगर आपने देखा होगा, जो पहले के चेक है और अब के चेक है, पहले के जो चेक थे वो नॉर्मल चेक्स थे, अब के जो चेक्स आए वो CTS चेक आया है। कौन सा चेक आया है सर? इसको क्या हो गया? CTS चेक्स, ठीक है। CTS चेक्स क्या करता था, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, अगर मम्मी डैडी किसी का चेकबुक होगा तो देखना, यहाँ पर कहीं पर एक ऐसे ब्लैक कलर का ना बारकोड जैसा है, ब्लैक कलर में ऐसे बारकोड जैसा है यहाँ पर, इसको हम CTS चेक बोलते हैं। तो अब ये एक प्रकार से, अब क्या होता है, पहले मैंने आपको क्या बोला, 12 बजे एक बंदा पूरा चेक का बंडल लेकर क्लियरिंग हाउस जाता था। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, जितने चेक्स आते हैं ना, ये एक बड़ी सी ऐसी मशीन है, मैंने अपने इंटरनल ऑडिट के समय देखा था, इंटरनल ऑडिट पर जब हम जाते थे ऐसी बड़ी सी मशीन आती थी। उस मशीन में ये लोग क्या करते थे, चेक थे ना, वो चेक को उसमें छोड़ देते थे। वो मशीन क्या करता था, वो बंडल में से चेक फट 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 एक एक चेक ले लेके स्कैन करता था, उसको स्कैन करता था, और स्कैन करने के बाद उसका एक इमेज क्रिएट करता था। अब देखो क्या होता है, चेक रखते समय बंदा ऐसे तो नहीं है कि कभी थोड़ा सा टेढ़ा रखेगा, कभी ऐसा रखेगा, कभी सीधा रखेगा, कभी पलटी रखेगा, वो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा ऊपर नीचे हो जाता था। तो अंदर एक जो कैमरा लगता था, वो कैमरा क्या करता था, वो कैमरा कैच करता था इसको, इस स्कैनर को, और उस हिसाब से अपना ये जो चेक का इमेज बराबर से क्रॉप कर लेता था उस हिसाब से। ऐसा कैसे होता सर? होता ना, आयरन मैन का पिक्चर देखा नहीं था क्या? आयरन मैन में देखो, आयरन मैन ऐसे खिड़की से कूदता है तो उसका सूट बाहर निकलता है, सूट बाहर निकल के वो हाथ ऐसे करता है, तो हाथ पे से लाइट गिरती है, लाइट गिर के वो हाथ पकड़ लेता है, फिर मशीन जाके धड़ाम से उसको पकड़ के लपक जाती है, मशीन खुल जाती है, मशीन बन के फिर आयरन मैन उड़ जाता है। वैसे ही जो कैमरा क्या करता है ना, वो जो लाइट है ना, इसको स्कैन कर लेता है, इसके अकॉर्डिंग ये जो रेडियस है इसका आसपास का जितना पार्ट है उतना स्कैन कर लेता है, तो आपका चेक का इमेज आ गया। और ये सारे चेक के इमेजेस एक साथ, जितने भी चेक्स आए थे, ये सारे के सारे चेक स्कैन होकर एक फाइल बन जाती है, और ये फाइल को फिर क्लियरिंग हाउस को मेल किया जाता है। मेल आने में कितना समय लगता है? 2 मिनट। सिर के ऊपर पानी 5 मिनट, इंटरनेट स्लो है तो पहुंच गया चेक का बैलेंस। अब चेक पहुंच गया तो क्लियरिंग हाउस अभी क्या करेंगे, वो चेक का इमेज लेकर वो चेक क्लियरिंग में डालेंगे, उसका प्रोसेस आगे का प्रोसेस करेंगे। सिंपल है। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? अरे ढोकलो बोलो ना, समझ में आया क्या? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे आप BTS नहीं रे, अच्छा नहीं, नाम उसका BTS है, सॉरी यार, BTS सुकृति, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ ज्ञान के लिए था, एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगला सवाल, when is BRS prepared? When is BRS prepared? BRS is prepared in regular intervals. BRS is prepared in रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स में बनाया जाता है BRS। अच्छा, कितना इंटरवल होता है सर? इट कैन बी फोर्टनाइट, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। ये डिपेंड करता है ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो सेमी एनुअली कर लो, और भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस है क्वार्टरली कर लो, और भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो मंथली। सर बेहिसाब ट्रांजैक्शन से फोर्टनाइट कर लो, हर 14 दिन में 15 दिन में एक बार BRS कर लो।
कोई कोई कंपनीज के तो इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन है कि वो डेली बेसिस पे बीआरएस करती है, डेली। तो बीआरएस में क्या होता है, पहला बीआरएस जब आप बनाते हो तो उसमें सबसे पहली चीज है आपकी मिसिंग एंट्रीज डिटेक्ट होती है, क्लियर्ड अनक्लियर्ड चेक्स का पता चलता है, और दूसरा अगर कोई फ्रॉड भी होता है तो वो भी पता चलता है, कोई फ्रॉड भी हो रहा है तो वो भी पता चलता है आपको। क्लियर यहां तक? ओके। डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। हु प्रिपेयर्स द बीआरएस? बोलो जल्दी, बैंकर या अकाउंट होल्डर? हम बीआरएस बनाते हैं या बैंक बनाती है? आप बोलेंगे सर हम नोटबुक में बनाने वाला मतलब हम ही बनाते होंगे सर। वो कुछ भी जवाब नहीं देना, सही से जवाब दो। वाह निशु साहू वाह। मशीन में कोई टाइम लिमिट नहीं होता बेटे, बट अब बात समझने की कोशिश करो। मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो दिन में एक ही काम नहीं है, 50 काम है। एक बंदा 50 काम करेगा तो वो हर काम का एक अपना समय निर्धारित करेगा या नहीं करेगा? अब मैं तो ऐसे अगर मान के चलो, अगर मैं पूरा दिन फ्री हूँ तो मैं तो कभी भी लेक्चर ले सकता हूँ, कभी सुबह 8 बजे ले लिया, कभी दोपहर में ले लिया, कभी शाम में ले लिया, कभी रात में ले लिया। बट आप भी तो समझो, नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी है। अच्छा, मुझे सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ाना है, दूसरे भी बैचेस है, उसके अलावा मेरा दूसरा भी काम है। तो अब मैं अगर पूरी तरह से फ्री हूँ तो मैं कभी भी पढ़ाऊंगा, बट मेरे पास और भी तो काम है ना बेटे। उस तो हर चीज का समय निर्धारित होना चाहिए या नहीं? सीधी बात है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो बैंक का क्लर्क रहेगा वो सुबह आके सबसे पहला काम करेगा, भैया आ जा बताओ आज के कितने कल के चेक्स आए थे, लो सारे चेक के बंडल लिए, बैठा स्कैन किया। अब वो हर 10 मिनट में कोई चेक लेकर आ रहा है, तुम बोलोगे अभी मैं चेक लेकर आया, मेरा चेक स्कैन कर दो। अब बोले मेरा हाथ में का काम छोड़ के चेक स्कैन करेगा क्या मैं? समझ में आ रहा है तुमको? हर 5 मिनट में 10 मिनट में कोई चेक डिपॉजिट कर, हर 5-10 मिनट में, तो उसने क्या बैठे रहना सिर्फ चेक, मतलब चेक स्कैनिंग के लिए बिठा के उसको, उसके लिए उसको पगार देनी 15,000 20,000, 15,000 पगार में क्या कर रहा है बेटा? वहां पे बैठ के चेक स्कैन कर रहा हूं मैं। ऐसा होता है क्या? क्लियर? क्लियर? यस। हु प्रिपेयर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? BRS is prepared by BRS is prepared by account holders and not the bank. बैंकों के पास हजारों से तादाद में कस्टमर है, वो हर एक का बीआरएस नहीं बना सकती। बीआरएस आपको बैठ के देखना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज यू कैन कॉन्टैक्ट द बैंक। सिंपल। समझ में आया सबको? क्लियर यहां तक सबको? क्लियर? देखो बैंक वालों को आपके बुक्स में क्या एंट्रीज है क्या एंट्रीज नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो बोलते हैं भाई पैसा आया हमने रिकॉर्ड किया, पैसा गया हमने रिकॉर्ड किया, अब ये लो स्टेटमेंट हमने देख लो, अब आप देख लो आपके बुक्स के साथ मैच करके, सही है तो ठीक है, नहीं है तो आके बता दो क्या दिक्कत है। सिंपल। समझ में आया सबको? सही बात है आप, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मतलब आप अभी सोचते हो कि भाई एक छोटे छोटे से काम के लिए अगर एक एक काम के लिए एक आदमी रखेंगे, हो गया कल्याण फिर तो है। यस 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 सोहन, सही बात है आपकी। बट ऐसा नहीं है, कभी कभार बैंक से भी गलतियां होती है। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं, एक बार मेरा एक क्लाइंट था, क्लाइंट आया मेरे पास, क्लाइंट उसको कुछ पैसे कहीं से आ रहे थे, तो वो डेली उसके अकाउंट में 50,000 50,000 50,000 50,000 लगातार कुछ 5 से 6 दिन के लिए आ रहे थे। तो उसके बैंक में जो भी XYZ बैलेंस रहेगा मुझे नहीं पता, 50,000 रुपीज बैलेंस था, ये उसका बैंक 50,000 डिपॉजिट आया, 50,000 बैलेंस, ठीक। अगले दिन फिर 50,000 आया, उसका बैलेंस हुआ 1 लाख।
अगले दिन फिर 50,000 आए, उसका बैलेंस हुआ 1,50,000। अगले दिन फिर 50,000 आए, बैलेंस हुआ 1,50,000। उसके अगले दिन फिर 50,000 आए, बैलेंस हुआ 2 लाख। सर आपने गड़बड़ कर दी सर, ये देखो सर, यहाँ पर 2 लाख आना चाहिए, यहाँ पे 2.5 लाख आना चाहिए। यही प्रॉब्लम हुई थी, यहीं पे प्रॉब्लम हुई थी। ये ट्रांजैक्शन तो आ गया था बट उसका बैलेंस पे इफेक्ट आया ही नहीं था। तो उस हिसाब से बैंक में दिख रहा है बैलेंस 2 लाख रुपए, वो बोल रहा भाई साहब मेरे को 2.5 लाख रुपए आए हैं। बैंक वाले बोल रहे नहीं भाई एंट्रीज बराबर। फिर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकाला, एक एक एंट्री चेक की, तब उनको पता चला कि बैंक की तरफ से गलती हुई थी। गलती ये हुई थी कि उन्होंने ये 50,000 रुपए जो डिपॉजिट किए थे वो यहाँ पर झलक नहीं रहे थे। तो बैंक के पास गए, बैंक के पास जाकर रेक्टिफाई करवाया, रेक्टिफाई करवाने के बाद उनको फिर से अपडेटेड बैलेंस मिल गया। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक सबको? बढ़िया। नाउ तो ऐसा बैंक से भी गलती हो सकती है कि बैंक से भी गलतियां हो सकती है, बैंक से भी गलतियां हो सकती है। 100% क्लियर है यहाँ तक? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबको पक्का क्लियर है, समझ में आ गया? वाई डिफरेंसेस, बैंक कौन है, देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है सर, जिसमें बैंक का मतलब दो चीजें सर, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। ठीक है, बढ़िया। सेविंग अकाउंट बेसिकली सैलरीड पर्सन के लिए उतना इसलिए बीआरएस के झंझट में पड़ते नहीं क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कम है। करंट अकाउंट में बीआरएस की जरूरत पड़ती है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है। रिकंसिलिएशन मैंने बोला कि भाई सब दो वेरिएबल्स के बीच का आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स के बीच के डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं, वो हुआ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने बोल दिया डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ना उसमें डेबिट हो रहा है ना कुछ क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, रिकंसिलिएशन और स्टेटमेंट समझ में आ गया। फिर हमने पूछा कि वाई बीआरएस, बीआरएस बनाने के कारण क्या थे सर? बीआरएस बनाने के कारण है कि हमको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं, एक किसके बीच में, एक बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और दूसरा बैंक बुक यानी कि पासबुक। फिर मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंसेस आते क्यों है सर, दो कारण, मुख्य कारण है, एक है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा है एरर्स एंड ओमिशंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये होता है कि टाइमिंग में फर्क आता है, कि जब हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो समय अलग होता है, जब पासबुक में रिकॉर्ड होता है वो समय अलग होता है। तो दो अलग अलग समय पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, दो अलग अलग समय पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो कैश बुक में ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड हो रहा है, जब एक्चुअली जिस दिन मुझे पैसा आया, चेक आया या चेक दिया। बट पासबुक में एंट्री कब आ रही है सर, जिस दिन एक्चुअली बैंक से पैसा कटा है या पैसा बैंक में जमा हुआ है। तो सर यहाँ पे डिफरेंस क्यों आता है, उसके पीछे का बढ़िया सा कारण मैंने आपको बता दिया, क्लियरिंग हाउस पूरा प्रोसेस भी समझा दिया क्लियरिंग हाउस का। ये थे टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण। दूसरा एरर्स एंड ओमिशंस। अब एरर्स एंड ओमिशंस, गलतियां है, गलतियां तो होगी ही। कैश बुक में एंट्री करने वाला मेरा अकाउंटेंट है, वहां पे बैंक में भी बैठा हुआ अकाउंट एंट्री करने वाला कोई अकाउंटेंट होगा या कोई कैशियर होगा या जो भी ऊपर बंदा होगा। अब देखो मैनुअल इंटरवेंशन है तो गलतियां होनी है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो गलतियां तो यहां भी होनी है वहां भी होनी है। तो हमने एरर्स एंड ओमिशंस को दो पार्ट में और समझ लिया, एक एरर्स फ्रॉम बैंकर्स पार्ट, एरर्स फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स पार्ट। या तो हमारी गलती या तो बैंकर की गलती, एज सिंपल एज दैट। तो सर बीआरएस कब बनाया जाता है, बीआरएस कब बनाया जाता है बेटे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, सेमी एनुअली बनाओ, 6 महीने में एक बार बना लो। सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थोड़े ज्यादा है तो क्वार्टरली बना लो। सर और ज्यादा है तो मंथली बना लो, नहीं सर और ज्यादा है फोर्टनाइट, सर और भी ज्यादा है डेली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टूल्स आज भी आते हैं, जो टैली और ईआरपी जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस आते हैं, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टूल आता है। क्योंकि जिस दिन आपने चेक इशू करते उस दिन आपने तो कैश बुक में आपकी एंट्री कर दी कि चेक इशूड, बैंक से पेमेंट दिखा दिया। बट अब जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक आपके सामने एक स्टेटमेंट उतार देगा। बैंक स्टेटमेंट उतार के बोलेगा देखो भाई साहब, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बैंक में बैलेंस हमारा दिख रहा है ये डेट पे इतना, ये चेक कब का है, ये 15 तारीख का पेमेंट दिख रहा है, पर बैंक में कब क्लियर हुआ, 18 तारीख को, तो लिख दो वहां पे 18 तारीख। तो बैंक ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाता है, बैंक क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाता है। उसका एक स्टेटमेंट का अलग से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? तो देखो इसके बाद आएगा हु प्रिपेयर्स द बीआरएस, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर्स। तो अब सर ये बीआरएस की जरूरत क्यों आन पड़ी, एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और आज लेक्चर रोक देंगे।
वाई BRS इज रिक्वायर्ड, वो ध्यान से सुनो, क्यों ये BRS करना जरूरी क्यों है वो ध्यान से। बट मैंने जो है ना चेक आपको इशू कर दिया था 25 मार्च को। कब इशू किया? 25 मार्च को मैंने चेक इशू किया, कितने का? 5 लाख रुपए का, ठीक है। बट वो मेरे बैंक से कटा कब? 5 अप्रैल को कट गया पैसा, 5 अप्रैल को 5 लाख रुपए कट हो गए, तो मेरे बैंक में बैलेंस है नील, ठीक है। 31 मार्च इज द बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च इज द बैलेंस शीट डेट। मैंने तो 5 लाख रुपए का पेमेंट दिखा दिया और मैंने बैंक में बोल दिया बैलेंस है नील। बैलेंस कितना है? कैश बुक के हिसाब से मेरे नील बैलेंस है, 5 लाख थे, 5 लाख का पेमेंट किया, बैलेंस नील। बट ध्यान से सुनो, ऑडिटर आता है या बाहर का कोई बंदा आता है, बोलता बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, हमने बैंक स्टेटमेंट निकाला, बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ बैलेंस 5 लाख रुपए, बैलेंस 5 लाख रुपए। ओ हो, सब बोलने लग गए ये फ्रॉड है, ये आदमी फ्रॉड है, बैंक में अपने कैश बुक में नील बताता है और बैंक में इसके 5 लाख रुपए पड़े हैं। समझ में आया सबको? तो इसीलिए 31 मार्च के दिन जब मैं ये अपनी बैलेंस शीट सबमिट करता हूँ, तब मैं साथ में एक BRS सबमिट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब बैलेंस एज पर माई बुक्स इज नील, बट मैंने एक चेक इशू किया है, नॉट क्लियर, क्लियर हुआ नहीं है, वो 5 लाख का है, इसी वजह से मेरे बैलेंस पासबुक में दिख रहा है 5 लाख। आपको मेरी बैलेंस शीट में बैंक में बैलेंस दिखेगा 0, बट पासबुक में बैलेंस दिखेगा 5 लाख, तो दोनों रिकंसाइल हो गए, दोनों के बीच का डिफरेंस का ये कारण है, खत्म। एज सिंपल एज दैट। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर टाइमिंग डिफरेंस। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड और चेक इशूड नॉट क्लियर्ड। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सही बात है ना सोहन, आपकी बात बिल्कुल सही बात है। डेली देखो, अब बात ध्यान से समझो, मोबाइल यहाँ पर पड़ा है, मैं लेक्चर में बैठा हूँ, अब आप सोचेंगे कि मैं अभी खत्म होने के बाद, यहाँ से खत्म होने के बाद अब मैं मोबाइल लेकर बैठूँ, ओ हो चलो किसके किसके मैसेज आए, किसके किसके नहीं आए। ऐसा होता है, कितनी बार आप भी डाउट भेजते हो मुझे, बट डाउट मैं चेक नहीं कर पाता, क्योंकि अभी मैं खत्म करूंगा, लेक्चर खत्म करना है, मुझे रेडी होना है, मुझे नाश्ता करना है और मुझे ऑफिस भागना है। समझ में आ रहा है आपको? तो शाम में जब फ्री टाइम रहेगा या तो रात में, अगर आपने देखा रहेगा मोस्ट प्रोबेबली मेरे आपको मैसेजेस आपको इवनिंग में 7:30 8 o'clock के आसपास आते होंगे, क्यों? तब ऑफिस में थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, ऑफिस भी खत्म होने के आर्स आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, तो तब मैं देख देख के रिप्लाई करता हूँ, या बैठे बैठे दोपहर में लंच ब्रेक के समय वगैरह रिप्लाई देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो पूरा समय मैं वो देख नहीं सकता, उसमें भी मैं कोशिश करता भी हूँ, बट बहुत बार ऐसा होता है कुछ कुछ बच्चों को रिप्लाई नहीं दे पाता, कुछ बच्चों को रिप्लाई चला जाता है, कुछ बच्चों को नहीं दे पाता, भूल जाता हूँ, रह जाता है, देख नहीं पाता हूँ, समय नहीं मिलता है, बराबर है। इसीलिए तो हमने जूम मीटिंग के सेशन रखे अपने संडे के, ताकि हर एक से बात हो सके। समझ में आ रही है आपको बात? तो ओनर के पास इतना समय थोड़ी ना है कि वो हर एक मैसेज देखता बैठेगा, तो वो क्या करता है, हर 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार बैंक स्टेटमेंट लेकर आता है, और कैशियर को बोलता है या अकाउंटेंट को बोलता है, भाई अकाउंटेंट ये रहा बैंक स्टेटमेंट, ये रहा तेरा कैश बुक, चल चेक कर कौन सा ट्रांजेक्शन मिसिंग है, कुछ गड़बड़े बता मुझे फटाफट। तो ये क्या कर रहा है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, BRS ही कर रहा है। बोलो यहाँ तक क्लियर 100% सबको? अरे बोलो ना ढोकलो हाँ या ना, अब बोलो ढोकलो हाँ या ना। मजा आया आज के लेक्चर में? बोलो जल्दी, आज के लेक्चर में मजा आया क्या? आज की कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बोलो, आज की कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? फटाफट बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर? आर योर कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। उसकी चिंता मत करो, बैलेंस एज पर पासबुक से कैश बुक जाना है, कैश बुक से पासबुक जाना है, वो बताऊंगा, उस पर अभी आया ही नहीं हूं मैं, उस पर आना बाकी है अभी मेरा, ठीक है। फोर्ट नाइट का मतलब एवरीडे नहीं होता बेटा, फोर्ट नाइट का मतलब होता है 14 डेज, आफ्टर एवरी 14 to 15 डेज। अच्छा हाँ क्या?
वेरी गुड। बैंक रिकंसिलेशन, बहुत से बच्चे कुछ कुछ डर भी रहे थे, सर 11वीं में मेरा बहुत बीआरएस खराब था। अब बोलो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया क्या? कल के लेक्चर में जब हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, गारंटी मेरा, विथ एग्जांपल्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 चलो, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हाँ, लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट में एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट डाल के जाओ। अच्छा लगता है दिल को जब वो कमेंट पढ़ता हूँ तो दिल गार्डन गार्डन होता है, पूरा दिन बस मस्त बढ़िया सजाता है दिन, है ना। कर दो कमेंट, मजा आ जाएगा। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।